नमस्कार। एज वी आर अवेयर कि हम लोगों ने एक चैप्टर शुरू किया हुआ है 10th क्लास के ज्योग्राफी का, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का किया था पोर्शन, क्योंकि एनर्जी रिसोर्सेज को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहां पर सबसे पहले है मीनिंग कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी से हम लोग क्या समझते हैं। यहां पर हमें कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में डिफरेंस पता करेंगे तो डेफिनेशन अपने आप निकल करके सामने आ जाएगी। कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल में पहला फर्क है कि जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको हम कई सालों से, कई वर्षों से, मिलियन ऑफ ईयर्स से हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं, कई वर्षों से। इट्स मीन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज दैट सोर्स ऑफ एनर्जी विच वी आर यूजिंग लास्ट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। इसी के कंटेक्स्ट में नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसको हम कहेंगे कि वी हैव आइडेंटिफाइड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जस्ट ए डेकेड एगो। थोड़ा कुछ डेकेड्स पहले ही हमने इनको फाइंड आउट किया, तो एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस हो गया कि हम लोग जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में रखते हैं कि एक बार वो एग्जॉस्ट हो जाता है तो उसका फॉर्मेशन नहीं होता या फिर लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। और जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा है कि जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसका हम कमर्शियल पर्पज से इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोलियम है, कोल है, एक्सेट्रा। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसका हम मैक्सिमम डोमेस्टिक यूज में इस्तेमाल करते हैं। जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कॉस्टली है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी लेस कॉस्टली है कंपैरेटिवली। और सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसके यूटिलाइजेशन से एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन फैलता है, जबकि नॉन कन्वेंशनल जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। और जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्योंकि CO2 और बहुत सारी ऐसी हार्मफुल जो गैसेस हैं वो एमिट करती हैं, लेकिन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। तो इस तरह से हमने 5 डिफरेंस किए हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कन्वेंशनल सोर्स पहला डिफरेंस हो गया, सदियों से यूज करते आ रहे हैं। नॉन कन्वेंशनल कुछ डेकेड पहले, एक इसको हम कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं, नॉन कन्वेंशनल को हम करते हैं डोमेस्टिक पर्पस से। तीसरा एनवायरनमेंट ये फ्रेंडली है, वो फ्रेंडली नहीं है। चौथा वो कॉस्टली है, ये कॉस्टली नहीं है। इस तरह से करके हम लोग इसके 5 डिफरेंस करते हैं। तो इसी में इसका मीनिंग निकल करके सामने आता है कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज दैट सोर्स ऑफ एनर्जी which is identified few decade ago and which is environment friendly, which is renewable. This is the definition of non conventional source of energy. दूसरा सवाल आता है कि why we have find out, why we are trying to find out, हम क्यों प्रयास कर रहे हैं कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाए। पहली बात तो ये है कि जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो लिमिटेड क्वांटिटी में है, एक बार एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो वो दोबारा से फॉर्म नहीं हो सकते या उसकी फॉर्मेशन में लाखों साल लगते हैं। जबकि नॉन कन्वेंशनल जो सोर्स ऑफ एनर्जी हैं वो एक लंबे समय तक रहने वाला है, एग्जॉस्ट नहीं होता है, रिन्यू कर सकते हैं। इसलिए दूसरा हमें उनका अल्टरनेट ढूंढना है, क्योंकि अगर वो एग्जॉस्ट हो गए तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उसके साथ साथ हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज को डिगअप करना पड़ेगा, इस्तेमाल में लाना पड़ेगा, ताकि एनवायरनमेंट भी सेम रहे और हमारी ज़रूरतें भी पूरी होती रहे। अगली बात है कि जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसका कंजप्शन इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो लगातार बहुत ज़्यादा हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो है एक दिन डिप्लीट हो जाएंगे अगर ऐसे ही कंजप्शन चलती रही। तो उसकी जो डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल्स की, जिसमें कोल और पेट्रोलियम है, वो इंक्रीज होती जा रही है। इसलिए भी हमें नॉन कन्वेंशनल जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उनको फाइंड आउट करना पड़ेगा, इस्तेमाल में लाना पड़ेगा। जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसके जो प्राइस हैं वो ज़्यादा हैं और दिन प्रतिदिन आप देख पा रहे हैं पेट्रोलियम है, गैस है, उनके जो रेट हैं इंक्रीज होते जा रहे हैं। इसलिए भी हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को ढूंढना है। ये आगे एनवायरनमेंट का मैंने बताया था, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम का। उसके अलावा अगर
हमने नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को नहीं ढूंढा और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एग्जॉस्ट हो गए, तो जो हमारी इकोनॉमी है वो बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम इंडस्ट्रीज हैं या जो भी एस्पेक्ट्स हैं जिनकी वजह से इकोनॉमी में बूस्टअप होता है वो सारे के सारे स्लोअर डाउन हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ मूव होना पड़ेगा। बेसिकली क्या है, ये हमें एक्यूट नीड है, बता दिए ये मैंने, रिन्यूएबल है। ये इनमें कौन कौन से आते हैं, देखिए न्यूक्लियर अब हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अलावा सोलर, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोगैस एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारे के सारे नॉन कन्वेंशनल के अंदर आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। ये कैसे ऑब्टेन्ड होता है, जब एटम का स्ट्रक्चर को अल्टर किया जाता है। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जितने भी आपके स्ट्रक्चर हैं एटम्स के, उनको अल्टर किया जाता है तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने में, इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट करने में। तो न्यूक्लियर ऑफ एटॉमिक एनर्जी क्या है, जब एटम के स्ट्रक्चर में चेंज करके हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, उसको हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। यहां देखिए यूरेनियम और थोरियम ये इस्तेमाल करते हैं हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने में। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, झारखंड में बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी इसकी है, इसके अलावा राजस्थान के अरावली हिल्स में पाया जाता है, इसके अलावा केरला में एक मोनाजाइट सैंड का ड्यून है, वहां पर थोरियम पाया जाता है। तो ये हो गया अवेलेबिलिटी। पहला हमने कर लिया कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, दूसरा इसका अवेलेबिलिटी कर लिया। तो जो न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी के जो प्लांट हैं जहां पर इस एनर्जी को रिलीज करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है, वो मैंने मैप के माध्यम से आपको बताना चाहा है। सबसे पहला नरोरा, यूपी के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो नरोरा में है, उत्तर प्रदेश में है। इसको याद भी कर सकते हैं कि यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, नर ज़्यादा है, नर से नरोरा, तो यूपी में जो नरोरा है वो एक न्यूक्लियर प्लांट है। आर से राजस्थान और आर से रावटभाटा, तो रावटभाटा एक और न्यूक्लियर का प्लांट है। उसके अलावा गुजरात कोस्टल एरिया है, कंकर ज़्यादा पाए जाते हैं। ये एक तरीका है किसी चीज़ को एसोसिएट करने का, अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आएंगी, हम उनको क्रैम नहीं कर पाएंगे। तो पहला किया नरोरा यूपी, दूसरा किया आर से रावटभाटा राजस्थान, गुजरात में काकरापारा है, महाराष्ट्र महातारा से हम याद करेंगे, महाराष्ट्र में तारापुर है। उसके बाद के से कर्नाटका, के से कैगा, ये यहाँ पर पाया जाता है। टी से तमिलनाडु, टी से टुटीकोरिन। तो ये 6 मेजर न्यूक्लियर स्टेशन हैं। ये हमें मैप में काम आते हैं, जब हमसे मैप के बारे में पूछा जाता है वहाँ पर हमें ये काम आएंगे। तो 6 हैं, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, मुंबई में है, कर्नाटका में है और तमिलनाडु में है। तो ये 6 इंपॉर्टेंट पावर प्लांट हैं न्यूक्लियर के। उसके बाद सेकंड जो है सोलर एनर्जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। और खास करके इंडिया जैसे देश में अगर हम इंडिया की लोकेशन देखते हैं तो हम पाते हैं कि इंडिया की लोकेशन इक्वेटर के करीब है, 8 डिग्री से शुरू होती है, यानी कि कंट्री ट्रॉपिकल है। तो जो ट्रॉपिकल कंट्री होती हैं वहाँ पर सोलर की जो रेज हैं वो काफ़ी आती हैं और उस रेज को, उस एनर्जी को इस मेथड से, फोटोवोल्टिक टेक्निक से हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं और उस एनर्जी का जो कन्वर्जन होता है उसका इस्तेमाल हम लोग अपने डोमेस्टिक नीड्स को पूरा करने के लिए करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, खाना बनाने में करते हैं। अब देखिए ये धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है। लार्जेस्ट जो सोलर प्लांट है, ये अवेलेबिलिटी बताइए कहाँ पर है, ये है माधापुर में, भुज, जो गुजरात में है। भुज का नाम आपने पहले भी सुना होगा, भुज में अर्थक्वेक आया था बहुत भारी कुछ वर्ष पहले, तो वहाँ पर माधापुर एक जगह है, वहाँ पर हमारा लार्जेस्ट सोलर प्लांट है। वहाँ पर ये क्या इस्तेमाल होता है, स्टरलाइज मिल्क को स्टरलाइज करने में वहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या होता है, मिनिमाइज द डिपेंडेंस ऑन फायरवुड काउ डंग। जैसा मैंने पहले बताया था कि 70% जो रूरल एरिया हैं वो लोग फायरवुड का इस्तेमाल करते हैं, जिसको वो फॉरेस्ट से ऑब्टेन करते हैं। उसके अलावा जो काउ डंग केक होता है उसको ये इस्तेमाल करते हैं। अगर
इस डिपेंडेंसी को हटा दिया जाए तो हमारा फॉरेस्ट कवर एरिया बच जाएगा, कटने से बच जाएगा। और दूसरा जो काऊ डंग है उसका एज ए मैन्योर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए, क्योंकि ये जो एनर्जी हमें मिलती है ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि सोलर एनर्जी को हम लोग डिगअप कर पाए। हालांकि हमारे देश में बहुत बड़ा स्कोप है, रिजर्व में आता है ये, राजस्थान का जो एरिया है या नॉर्थ इंडिया का जो एरिया है, इक्वेटर के पास का जो एरिया है, वहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये लिखा है एडुकेट सप्लाई ऑफ मैन्योर ऑफ एग्रीकल्चर, ये मैंने यहाँ आपको बता दिया है। देखिए हमने किया सबसे पहले कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में डिफरेंस, एक क्वेश्चन बन गया आपका। न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी, अब इसके अलावा नहीं, एक और बात है यहाँ पर कि वाई वी आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, दो क्वेश्चन हो गए आपके। तीसरा हो गया न्यूक्लियर अल्टरेशन ऑफ एटम, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है कि किस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, यूरेनियम और थोरियम, और यूरेनियम और थोरियम पाया कहाँ जाता है। इसके अलावा जो 6 मेजर न्यूक्लियर प्लांट हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। फिर सोलर एनर्जी किस तरह से सन की हीट को कन्वर्ट किया जाता है फोटोवोल्टिक टेक्निक के द्वारा, और किस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात करते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो विंड पावर है। देखिए हमारे देश में जो विंड पावर की जो कैपेसिटी है, प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है, उसकी वजह से विंड सुपर पावर की रैंक दिया गया है इंडिया को। लार्जेस्ट जो विंड फार्म क्लस्टर है वो नगरकोइल टू मदुरई है तमिलनाडु के अंदर। तो लार्जेस्ट जहां से विंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो तमिलनाडु से होती है, जो नगरकोइल और मदुरई के बीच में है। देखिए अब ये प्रोड्यूस कैसे होती है, इस तरह के फैन आपने देखे होंगे, नेट पे देखोगे, आप अपनी बुक में देखोगे, आपको मिल जाएंगे। सब में प्रोसेस वही होता है, विंड चलती है, ये फैन चलते हैं, टरबाइन घूमती है जनरेटर की, और जो मैकेनिकल जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। एक बार प्रोड्यूस होने के बाद, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, जियोथर्मल एनर्जी हो या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो, ये सारी की सारी एक जैसी ही होती हैं, एक तरह से ही काम करती हैं। तमिलनाडु के अलावा यहाँ पर आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, गुजरात में, केरला में, महाराष्ट्र में, लक्षद्वीप में और राजस्थान के जैसलमेर में, दो मेन है, तमिलनाडु में जो नगरकोइल है और राजस्थान के जैसलमेर में। इनके अलावा इन एरियाज में भी जो विंड पावर स्टेशंस हैं वो लगाए गए हैं। अब देखिए इन एरियाज में क्यों लगाए गए, तो इनमें एक बात कॉमन मिलेगी आपको कि यहां पर आसपास ट्रीज नहीं होंगे, कम होंगे, क्योंकि ट्री जो होता है विंड के फ्लो को रोक लेता है। तो ये जितने भी एरियाज हैं ये सारे समुद्र के किनारे हैं, वहां पर हवाएं तेज चलती हैं, जिसकी वजह से विंड पावर को बहुत ज़्यादा मात्रा में कन्वर्ट किया जाता है। इसी तरह से जैसलमेर में सैंड ड्यून्स हैं, हवाएं तेज चलती हैं, और उस हवा को, विंड पावर को यूटिलाइज करके उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। थर्ड हो गया। उसके बाद फोर्थ है बायोगैस। देखिए ये प्रोड्यूस होती है, जो श्रब्स होता है, काऊ डंग होता है, ह्यूमन वेस्ट होता है, एनिमल वेस्ट होता है, उसको डिकम्पोज किया जाता है, और डिकम्पोज होने से उसके ऊपर गैस हो जाती है, उस गैस को यूटिलाइज किया जाता है। रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको इस्तेमाल किया जाता है, और ख़ास करके काऊ डंग में। और रूरल एरिया में इस्तेमाल करने का दो लाभ हमें हो रहे हैं। एक तो फॉरेस्ट कवर एरिया है वो रिड्यूस कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि रूरल एरिया में फॉरेस्ट के जो फायरवुड हैं उसको, प्लस में जो काऊ डंग है उसको हीट के लिए, एनर्जी के लिए, कुकिंग के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बायोगैस के प्लांट लगाने से, छोटे छोटे प्लांट होते हैं जिनको म्यूनिसिपल कमेटी वाले, कॉरपोरेशन वाले या इंडिविजुअल अपने लेवल पर भी इसको बना लेते हैं। आप बुक में देखोगे, स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, उसमें इन मटेरियल को, शब्द को, एनिमल वेस्ट को, ह्यूमन वेस्ट को रखा जाता है, डिकम्पोज किया जाता है। डिकम्पोज करने से उससे जो गैस बनती है उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। अब देखिए
ये मैंने बताया ट्विन बेनिफिट। फार्मर्स के लिए क्या बेनिफिट है, एक तो ट्यूबवेल चलाने के लिए एनर्जी उन्हें मिल जाती है, हाउस होल्ड वर्क के लिए फैसिलिटी मिल जाती है। दूसरा, जो काऊ डंग का जो उससे जो मैन्योर मिलता है डिकम्पोजिशन की वजह से, वो बड़ा बेहतरीन किस्म का होता है, और जो ट्रीज और मैन्योर का जो लॉस है उसको प्रिवेंट किया जाता है। तो ये एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, आजकल ये बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। उसके बाद है टाइडल एनर्जी। सबसे पहले हमें टाइड वर्ड का मतलब समझ लेना चाहिए। देखिए, हमें मालूम है कि अर्थ पर 70% वाटर है, अर्थ के पास मून भी है और सन भी है, लेकिन मून ज़्यादा कंपैरेटिवली क्लोज है। अर्थ का भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, मून का भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और सन का भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। लेकिन मून हमारे करीब है, इसलिए जो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो पानी को अपनी तरफ खींचता है। रात के समय जब मून निकलता है तो वो समुद्र के पानी को अपनी तरफ खींचता है। जो पानी का लेवल है वो किनारों से बढ़कर के काफ़ी दूर तक चला जाता है। इसको हाई टाइड कहते हैं। आप कभी गोवा में या हमारे इंडिया के किसी भी बीच पे जाओगे तो आप पाओगे शाम के समय आपको बीचेस पर नहीं रहने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मून आना है, हाई टाइड आना। हाई टाइड का मतलब है पानी जो है किनारों से काफ़ी अंदर तक चला जाता है, और जब दिन का समय होता है, क्योंकि सन का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो कंपैरेटिवली कम है, तो वो लो टाइड हो जाता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, हाई टाइड का प्रोसेस, लो टाइड का प्रोसेस। अब जब हाई टाइड होती है, ये समुद्र है, हाई टाइड होगी, ये किनारा है उसका, इस किनारे से पानी ऊपर आएगा, हाई टाइड की वजह से आगे तक जाएगा। तो यहां पर एक फ्लड गेट लगा दिया, गेट बना दिया। जैसे ये पानी अंदर चला गया, इसको बंद कर दिया, वाटर यहां पर ट्रैप हो गया। ये वाटर जो ट्रैप हो गया, इसको पाइपलाइन के थ्रू वापस समुद्र में छोड़ा जाएगा। लेकिन बीच में यहां पर जनरेटर में टरबाइन जहां पर फिक्स है उसके ऊपर डाल के वापस छोड़ा जाएगा। यहां पर जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये होता है टाइडल एनर्जी। टाइड क्या होता है, कैसे उस पानी का इस्तेमाल करते हैं, ये मैंने आपको बताया, और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। फ्लड गेट का मैंने बता दिया, ट्रैप्ड वाटर का बता दिया। जो आइडियल कंडीशन है गल्फ ऑफ कच्छ, क्योंकि समुद्र के किनारे है, मैप में आप देखोगे आराम से आपको मिल जाएगा। वहां पर 900 मेगावाट का सेटअप किया हुआ है नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन ने प्रयास करके। तो ये है आपका टाइडल एनर्जी का। उसके बाद आता है जियोथर्मल एनर्जी। जियो शब्द से ही हमें पता लग रहा है अर्थ। जब हम क्रस्ट के डेप्थ में जाते हैं, हीट इंक्रीज होती जाती है। जितना डेप्थ में जाएंगे उतना हीट इंक्रीज होगी। हमने क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में विस्तार से पढ़ा था। तो जो हीट है, उस हीट की वजह से जो रॉक्स में और जो अंडरग्राउंड वाटर है वो बॉइल्ड होना शुरू हो जाता है, और जो वो क्रस्ट की तरफ आता है अंडरग्राउंड वाटर, तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, ये कोई लैंड एरिया है, यहाँ पर हीट है। कई जगह ऐसा होता है जहाँ पर जो है अर्थ नेचुरल तरीके से गर्म हो जाती है। जैसे आपने मनाली का नाम सुना होगा, मणिकर्ण लेक है, इसके अलावा पूगा वैली है लद्दाख में। तो वहाँ पर जो है एक्सट्रीम हीट होती है, तो जो यहाँ पानी होता है ऊपर आते आते वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ तक आते आते इस स्टीम को, प्रोसेस वही रहना है, इस स्टीम को पाइपलाइन के थ्रू टरबाइन पे डाला जाता है। टरबाइन से फिर वही एनर्जी का कन्वर्ट करके एनर्जी को लिया जाता है। जियोथर्मल, व्हेन द natural heat of the earth crust or in depth is utilized for the production of electricity through the steam, because water will convert into steam because of high heat, and that steam will be thrown on the turbine and mechanical energy will be converted into electrical energy। ये वहाँ पर जियोथर्मल का मैंने आपको बताया, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश और पूगा वैली में। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कंजर्वेशन। एक होता है हाउ टू कंजर्व, एक होता है व्हाई टू कंजर्व। इसके बारे में हमने बहुत सारी बातें पहले कर ली हैं, लेकिन फिर भी यहां पर हम देखेंगे, एक मैंने वर्ड लिखा है, एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड। हमें यह देखना है कि जो एनर्जी है हमारे लिए, हमारी डेली लाइफ में
और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कितने गहरे तक एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, इंडस्ट्रीज़ को रन करना है, डोमेस्टिक इस्तेमाल करना है, इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्जन करना है, इन सब में सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये नहीं होंगे तो डेवलपमेंट नहीं होगी, हमारा कंट्री इकोनॉमिक डेवलप नहीं हो पाएगा। और अगर इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते रहे जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो एक दिन आएगा जब ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और जिस स्पीड से ये एग्जॉस्ट हो रहे हैं उससे ये डिप्लीट तो हो रहे हैं, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी बड़े भारी तरीके से नेगेटिवली अफेक्टेड हो रहा है, ये भी हमें नुकसान हो रहा है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, ज़्यादा प्रोड्यूस करनी चाहिए, और साथ में जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको जुडिशियसली इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर बताया गया है, मैंने सारी बातें लिखी हैं यहाँ पर, यू विल फाइंड इट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज मिनरल्स इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, यहाँ तक कि फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ इट इज़ वेरी मच नेसेसरी। तो ये आपका चैप्टर है, ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है, 6 पार्ट इसके मैंने बनाए हैं, 6 पार्ट में सारा चैप्टर आ गया है। बाकी के जो वो हैं पार्ट्स हैं, ये 6 पार्ट है, बाकी 5th 4th 3 2 1 आपको YouTube पे मिल जाएंगे, आप उसको देख करके इस चैप्टर को तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे अगले चैप्टर के, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।